नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में पहले आज की 4 बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में आपको समझाएंगे। आज की पहली खबर है पप्पू यादव रंजीत रंजन की प्रेम कहानी जानिए, क्योंकि इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है। शक्ति यादव के विवादित बयान पर घमासान क्यों मचा हुआ है, ये आपको समझाएंगे। और 25 लाख दियों से जगमग अयोध्या की दिवाली आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ भारत में सोना कितना सोना है ये भी आपको बताएंगे। और भी कई खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रंजीत रंजन और पप्पू यादव की प्रेम कहानी, इसके अलावा और भी कई खबरें आपको हम आज दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले करेंगे पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बीच अब उनकी पत्नी रंजीत रंजन ने एक बड़ा बयान दिया। रंजीत रंजन ने कहा कि मैं और पप्पू यादव करीब 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। मुझसे और मेरे बच्चों का उनके बयान से कोई लेना देना नहीं है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। राजनीति में जिन कुछ नेताओं की प्रेम कहानी की चर्चा होती है, उसमें एक है पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का। जिस रंजीत रंजन से शादी के लिए पप्पू यादव ने न जाने कितने पापड़ बेले, वो रंजीत रंजन और पप्पू यादव करीब 2 साल से अलग रह रहे हैं और इस बात की जानकारी खुद रंजीत रंजन ने दी है। अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को मिली धमकी को लेकर पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने पहली बार बयान दिया। रंजीत रंजन ने बड़ा खुलासा किया। लॉरेंस गैंग से पप्पू यादव को धमकी मिलने के सवाल पर रंजीत रंजन ने कहा कि वो यानी रंजीत रंजन और पप्पू यादव करीब 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। वो जो भी बयान देते हैं उसका उनके यानी रंजीत रंजन और दोनों के बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे राजनीतिक विचार भी बेहद अलग है। जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूँगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। राजनीति में रंजीत रंजन और पप्पू यादव की प्रेम कहानी चर्चित रही है। ऐसे में पप्पू यादव से अलग रहने के रंजीत रंजन के बयान ने भी सभी को चौंका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बीच ही ये बड़ा बयान सामने आया है और अब आपको हम समझाते हैं पप्पू यादव और रंजीत रंजन की प्रेम कहानी आपको बताएं। उसके पहले पप्पू यादव और रंजीत रंजन के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, जबकि रंजीत रंजन कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। सुपौल से कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं रंजीत रंजन। और अब पप्पू यादव और रंजीत रंजन की प्रेम कहानी को आप जान लीजिए। ये 90 का दौर था। फरवरी 1992 से शुरू हुई ये प्यार की कहानी अपने अंजाम शादी तक 1994 में पहुंची थी। रंजीत रंजन टेनिस खिलाड़ी रही हैं और रंजीत के भाई पप्पू यादव के परिचित रहे हैं। विकी के एल्बम में ही पप्पू यादव ने रंजीत रंजन की फोटो देखी थी और पप्पू यादव ने टेनिस खेलते हुए उनकी एक फोटो देखी। उसी वक्त रंजीत रंजन पर पप्पू यादव का दिल आ गया। प्यार पाने में पप्पू यादव को 3 साल लग गए। 2 साल तो रंजीत रंजन को कुछ पता ही नहीं था कि पप्पू यादव उनसे प्रेम भी करते हैं। बाद में जब पता चला तो रंजीत रंजन ने पप्पू यादव के प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया था और आखिरकार रंजीत रंजन मान गईं और फिर पप्पू यादव ने शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्यार के बीच में धर्म की दीवार खड़ी हो गई। रंजीत रंजन का संबंध सिख धर्म से था और रंजीत रंजन के परिवार ने इस शादी से ही इनकार कर दिया। पप्पू यादव ने उस वक्त खुदकुशी की कोशिश तक कर दी थी और बहुत ज्यादा नींद की गोली पप्पू यादव ने खा ली थी, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भी एडमिट कराना पड़ा था। तो आखिरकार पप्पू यादव इस एसएस अहलूवालिया के पास पहुंचे, जिनसे रंजीत रंजन के परिवार का अच्छा संबंध था। फिर एसएस अहलूवालिया ने सिफारिश की, जिसकी वजह से दोनों की शादी हुई और आखिरकार
साल 1994 में दोनों ने लव मैरिज की थी और अब जब इनके इस बयान से बवाल मचा हुआ है और सभी अब ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत नायक बताया, जिस पर जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्त पलटवार किया है। तो आरजेडी को अपने जैसा बदजुबान नेता पसंद है, ये आरोप भी बीजेपी ने लगाया है। राजनीति में बयान और बयानबाजी तक तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बयानबाजी के चक्कर में नेता कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस पर विवाद छिड़ जाता है। ताजा बयान आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का है। शक्ति सिंह यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। कुशवाहा समाज के मिलन समारोह में शक्ति यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत नायक बताया। एक अचेत नायक जिसके हाथ में बिहार है। शक्ति यादव के बयान पर बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया। शक्ति यादव के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। राजद नेता शक्ति यादव पर गलत परिवेश और कुसंस्कार का असर सिर चढ़कर बोल रहा है। शक्ति यादव के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता अरविंद निषाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में बिहार में विकास हुआ है और अचेत अवस्था में खुद आरजेडी है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल क्या बोलता है नहीं बोलता है, हम उसके इस कोई प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देते। शक्ति यादव के विवादित बयान पर बिहार का सियासी पारा हाई है। अच्छा होता नेता बोलने से पहले 2 बार सोचते, क्योंकि कभी कभी सियासी फायदे के लिए दिए गए विवादित बयान राजनीतिक नुकसान भी करा देते हैं। न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप विवादित बयान वाली सियासत को समझिए। बयान की वजह से नेताओं की चर्चा होती है। कई बार चर्चा में रहने के लिए भी नेता ऐसे कोई बयान दे देते हैं। इसी क्रम में कई नेता विवादित बयान भी देते हैं। शक्ति यादव ने भी आज एक विवादित बयान सीएम नीतीश कुमार को लेकर दिया है। अब शक्ति यादव के बयान के बाद राजनीति बिहार में गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने आरजेडी पर इस बयान के बाद पलटवार किया। एनडीए का कहना है कि आरजेडी में इसी तरह की सियासत होती रही है। हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं, लेकिन ऐसे बयान से बचना चाहिए। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है और खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसे लेकर बिहार बीजेपी की तरफ से तैयारी की जा रही है। छठ पूजा के संध्या अर्घ के दौरान जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार के साथ गंगा नदी किनारे बने छठ घाट पर जाएंगे और दर्शन करेंगे। इस बार पटना में छठ की छटा थोड़ी अलग दिखेगी और उसमें दिखेगा सियासी दोस्ती का रंग, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। छठ पूजा की संध्या अर्घ्य के दौरान जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गंगा नदी के किनारे बने छठ घाटों का दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर बिहार बीजेपी की ओर से जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। अगर जेपी नड्डा आते हैं तो ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े नेता छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ छठ घाटों के दर्शन करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। छठ से हर एक बिहारी का भावनात्मक लगाव रहा है। जेपी नड्डा का बिहार से भी संबंध रहा है और छठ पर जेपी नड्डा इस बार बिहार आ रहे हैं। उनका बिहार दौरा होने वाला है। नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा छठ घाटों पर जाएंगे, छठ के घाट के दर्शन करेंगे और छठ की छटा देखेंगे। ये बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की नजदीकी को बताता है। और छठ पूजा में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आएंगे तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा साथ में छठ घाट पर जाकर संध्या अर्घ में शामिल होने वाले हैं।
बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव का रिकॉर्ड टूट गया है। 25 लाख से ज्यादा दियों से राम नगरी जगमग हो गई है। सरयू तट भव्य आरती की गई। सीएम योगी ने भी रामलला के दर्शन किए। मंदिर परिसर में दीप जलाने के साथ ही सरयू तट पर आरती भी की गई। अयोध्या में लेजर शो से संपूर्ण रामायण दिखाया गया। ग्रीन पटाखों से अयोध्या पूरी तरह रोशन हो उठी है। ये तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से सीएम योगी वहां पहुंचे। सबसे पहले रामलला के उन्होंने दर्शन किए, दीप जलाए, सरयू तट पर आरती भी की। इस बार 25 लाख दियों से अयोध्या नगरी जगमग हो उठी है। तस्वीरें अपने आप में ये दर्शाती हैं किस तरीके से दीपोत्सव अयोध्या में मनाई जा रही है। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। अयोध्या वासियों से सीएम योगी ने अपील भी की है कि अयोध्या के लोग साबित करना होगा कैसी अयोध्या चाहिए। इसके साथ ही यह भी कहा कि अयोध्या जैसी काशी मथुरा भी हो। योगी ने विपक्ष पर जमकर वार किया और कहा कि जिन्हें काम नहीं करना है वो सवाल उठाते हैं। ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। क्या राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और हम लोग भी विश्राम नहीं लेने वाले हैं तब तक जब तक कि सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रोड़े हैं, जब तक इनको नामो निशान इनको समाप्त न कर दिया जाए। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है। जो और अब आप 25 लाख दियों वाली दिवाली को समझिए। दिवाली का प्रभु राम से संबंध रहा है और ये माना जाता है कि इसी दिन भगवान राम वापस लौटे थे और इसी को लेकर पूरे देश में भव्य दीपावली मनाई जाती है। आपको पता है कि जब भगवान राम वापस आए थे तो उस वक्त भी ऐसा माना जाता है कि अयोध्या नगरी में दीपोत्सव मनाया गया था। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद अयोध्या की दिवाली और भी ज्यादा भव्य हो गई है। हर साल लाखों दियों से दिवाली मनाई जाती रही है और ऐसे में जो सीएम हैं वो खुद भी इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। धनतेरस पर देश भर में जमकर खरीदारी हुई। धनतेरस पर बिक्री का आंकड़ा भी अब सामने आ गया है और सबसे ज्यादा सोने चांदी की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। दरअसल हमारे देश में धनतेरस पर सोने चांदी की खरीदारी की जाती है और इस बार करीब 2500 करोड़ रुपए की चांदी खरीदी गई, जबकि एक दिन में ही 20,000 करोड़ का सोना खरीदा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक धनतेरस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि दिवाली तक ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए पार कर जाने का अनुमान है। इस दौरान सोने चांदी के अलावा पीतल के बने बर्तन की भी जबरदस्त खरीदारी की गई। भारतीय मानक ब्यूरो में करीब 2 लाख पंजीकृत ज्वेलर्स हैं, जिन्होंने धनतेरस पर करीब 25 टन सोने की बिक्री की, जिसका मूल्य करीब 20,000 करोड़ रुपए आंका जा रहा है। और इसी तरह देश भर में 250 टन चांदी धनतेरस पर बिकी, जिसकी अनुमानित कीमत 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और अब आप धनतेरस पर सोना चांदी के खरीदारी की बात को समझिए। देखिए, पहले सोने चांदी की कीमत हम आपको बताते हैं और फिर भारत में सोना के भंडार से जुड़ी कई जानकारी भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सोना का भाव जान लीजिए। धनतेरस पर गोल्ड का जो भाव इस बार रहा 24 कैरेट वाला 78,745 रुपए, वहीं कहीं कहीं पर 79,681 रुपए जो है वो सोना का दाम रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात कर लें चांदी की,
तो चांदी की भी जो कीमत है पहले वो 97,873 रुपए थी और उसके बाद 98,340 रुपए हुई। 23 अक्टूबर को 99,151 रुपए रही है, जो कि ऑल टाइम हाई कीमत बताई जा रही है। सोना, कितना सोना है तो देखिए, भारत के पास 855 टन सोना है और सोना के मामले में भारत का कितना स्थान है अगर हम इसकी बात करें तो 8वां स्थान भारत का सोने के मामले में है। सोना, कितना सोना है तो भारत के पास 855 टन सोना है और बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना 510.5 टन है और 324 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड में भारत का सोना है। भारत में रिजर्व सोना का भंडार अगर हम इसकी बात करें एक एक करके तो मार्च 2022 से मार्च 2023 तक की अगर बात करें 295.8 टन, मार्च 2023 में 301.1 टन, मार्च 2024 में 408.3 टन और सितंबर 2024 में 510.5 टन है। भारत का रिजर्व सोना का भंडार मार्च 2022 में 760.4 टन था, मार्च 2023 में 794.6 टन, मार्च 2024 में 822.1 टन, सितंबर 2024 में 854.7 टन। तो सितंबर 2022 के बाद 214 टन सोना भारत में लाया गया है। कोई भी देश सोना का भंडारण आखिर क्यों करता है अगर हम इसकी बात करें तो रिजर्व गोल्ड देश की करेंसी वैल्यू का सपोर्ट के लिए एक सॉलिड एसेट होता है। बहुत अधिक भंडार होने का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। ज्यादा सोना के भंडार से क्या पता चलता है अगर हम इसकी बात करें तो रिजर्व गोल्ड देश की करेंसी वैल्यू के सपोर्ट के लिए एक सॉलिड एसेट है। बहुत अधिक सोने का भंडार ये बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देश अपने धन का अच्छी तरह से प्रबंधन करता है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस देश पर भरोसा भी करते हैं, देश की क्रय शक्ति को बनाए रखने में भी मदद मिलती है, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में भी मदद मिलती है और यही वजह है कि सोना रिजर्व करके रखा जाता है। सोना भंडारण से भारत को कब कैसे फायदा मिला अगर हम एक बार इस पर नजर डाल लें तो बात 1991 की है, जब भारत की इकोनॉमी डूब रही थी, सामान इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं थे और सरकार ने सोने को गिरवी रखकर उस वक्त पैसे जुटाए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर देश आया था और तब सोने ने ही मदद की थी एक तरीके से अगर कहा जाए तो, और यही वजह है कि जो देश है वो सोने को रिजर्व करके रखते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। दीपावली और छठ महापर्व आने वाला है और घर आने के लिए बड़ी संख्या में लोग अब रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर भी पहुंच रहे हैं। स्टेशन पर परदेशियों की भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो रही है कि यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। अलग अलग जगहों से कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े महानगरों से आने वाली गाड़ियां खचाखच भरी हुई है। कुछ रेलवे स्टेशनों पर इतनी भीड़ हो रही है कि तस्वीरें देखकर ही काफी हैरानी हो रही है। यात्रियों को ट्रैवल करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए, छठ पर जो परदेसी हैं वो वापस अपने घर लौट रहे हैं और एक एक करके जो तस्वीरें रेलवे स्टेशन से सामने आ रही हैं उससे साफ दिख रहा है कि सरकार की जो व्यवस्था है वो भी नाकाफी साबित हो रही है। तो छठ और दीपावली के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से लोगों को सही सलामत घर पहुंचाने के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है। 7000 स्पेशल ट्रेन ऐसे हैं जिसे चलाने का ऐलान किया गया है। पिछले साल से 60% अधिक स्पेशल ट्रेन इस साल चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अलग से टिकट काउंटर भी बना दिए गए हैं। कई ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच को लगा दिया गया है, यानी कि यात्री हॉल में भी जो हेल्प डेस्क है वो भी बना दी गई है
ताकि जो लोग हैं वहां जाकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। स्टेशन के बाहर अस्थायी वेटिंग रूम भी बना दिया गया है। अगर ज्यादा लोग पहुंच गए हैं तो वहां जो अस्थायी रूम बनाया गया है वहां बैठकर इंतजार कर सकते हैं। अलग गेट से एंट्री कराने की व्यवस्था भी की गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों का इंतजाम भी रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया है और पहले से ज्यादा सुविधा सरकार दे रही है। 2021 में 1500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। अगर हम साल दर साल आपको बताएं सरकार की जो व्यवस्था रही है उसकी, तो शुरुआत में 2021 में 1500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। 2022 में लगभग 3500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। 2023 में लगभग 4429 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई और बात अगर इस साल 2024 की करें तो करीब 7000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन है जो चलाई जा रही है ताकि लोग अपने घर तक सही सलामत और सुरक्षित सही तरीके से पहुंच जाएं। अब आप ये समझिए क्या है इसका स्थायी समाधान, क्योंकि इतनी तैयारी करने के बाद भी जो दिक्कतें हैं वो सामने आ ही रही हैं। तो समाधान की अगर हम बात करें, सबसे पहले शिक्षा का विकेंद्रीकरण करना होगा। मतलब ये कि जहां पर लोग रह रहे हैं वहीं पर अच्छी शिक्षा उन तक पहुंच जाए, उन्हें उपलब्ध हो। बिहार में अच्छे स्कूल हो, बिहार में बड़े कॉलेज बने, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिहार से बाहर चले जाते हैं। अधिक रोजगार का सृजन भी करना होगा ताकि बिहार में ही लोगों को रोजगार मिल जाए और वो बाहर ना जाएं, जो पलायन की स्थिति बन जाती है। तेज गति की ज्यादा ट्रेन चलाने की जरूरत है ताकि जल्दी से जल्दी जो लोग हैं वो पहुंच जाएं और ऐसे में इन व्यवस्थाओं पर ध्यान सरकार की तरफ से दिया भी जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।